फंक्शंस की पहली क्लास में हमने देखा था फंक्शंस क्या होता है, राइट, डोमेन क्या होता है, डोमेन का डेफिनेशन देखा था, रेंज का डेफिनेशन देखा था, एंड कोडोमेन का डेफिनेशन देखा था। सिंपली आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से, दो सेट का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अगर देखते थे तो आपको ये सिखाया गया था कि हम फंक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे कि सिंपल सा अगर कंडीशन की बात करें तो अगर एक फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी के ऊपर, तो पहला कंडीशन होता था कि सेट ए के अंदर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होता था कि सेट ए के अंदर का हर एलिमेंट का सिर्फ बी में एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन था सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और दूसरा कंडीशन था कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए बी सेट में सिर्फ एक, ओनली वन रिलेशन होना चाहिए था, राइट। तो उसके बाद इस केस में हम डोमेन किसको कहते थे, तो डोमेन कहते थे पहला सेट को, सेट ए। को डोमेन किसको कहते थे, तो को डोमेन कहते थे सेट बी को। और रेंज किसको कहते थे, तो ये रेंज होता है जो सेट बी के अंदर जो जो आउटपुट्स रहते हैं, सेट बी के अंदर जो जो आउटपुट्स रहते हैं उनको हम रेंज कहते थे, राइट। तो वो जनरली क्या होता है, इट्स अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि हो सकता है हमने जो भी कंडीशन दिया था वो कंडीशन था कि ए के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन बी के अंदर एलिमेंट खाली रह सकता है। तो कुछ केसेस में हमारा आउटपुट सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो बी सेट के एलिमेंट से थोड़े से कम हो सकते हैं, इसीलिए इसको सबसेट ऑफ बी बोला जाता है, राइट। तो ये हमने मेनली पहली क्लास में देखा था। दूसरी क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, तो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा था। 5-6 फंक्शन मैंने आपको दिखाए थे, उन 5-6 फंक्शंस के लिए हमने डोमेन एंड रेंज के ऊपर बात किया था, राइट। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है सबसे पहले एक कांस्टेंट फंक्शन की बात की थी हमने। कोई भी प्लीज एक बार खुद को अनम्यूट करके बताओ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। y इक्वल टू 5। y इक्वल टू प्रॉपर जो कॉपी में लिखा था वही बता दिया। कहिए एक मिनट, हाँ अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ये क्लियर हो सकता है। ठीक है, सो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, वेयर द फंक्शन इज लाइक y इज इक्वल टू कांस्टेंट। y इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हुआ कि आप इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट हमारा फिक्स है। एग्जांपल जैसे कि y इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है इनपुट हम कुछ भी रखेंगे, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा एक प्रॉपर साइज। इसका ग्राफ कैसा होता था, गाइस आपको हर फंक्शन का ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए जहां भी बेसिक फंक्शंस आ रहे हैं। तो जैसे इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो इफ आई ड्रॉ द कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ करने के बाद y is equal to 5 is a line which is parallel to the x axis। ये हमारा x axis है तो ये इसके पैरेलल होगा। अब ये ऊपर होगा या नीचे होगा, it will depend upon the value of the constant। if the constant is positive, y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब x axis के ऊपर का पॉइंट होता है, y की वैल्यू नेगेटिव मतलब x axis के नीचे का पॉइंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम y is equal to 5 है तो हम ये कह सकते थे कि ये वाला जो पॉइंट है, this point is 0,5, this point is 0,5 and this is the line of y is equal to 5। लीनियर है ना, y के ऊपर पावर 1 है तो इट्स अ लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल जो आप लोग पढ़ते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। तो कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाया। अब इसका डोमेन क्या होता था, जल्दी से बता दो डोमेन क्या होता था। ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल, राइट। ऑल रियल डोमेन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा फटाफट एक बार। all possible values of x for which function is defined। हाँ तो हम बोलेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट। x मत बोलो, x तो जनरली क्या होता है, कहीं पे फंक्शन x की जगह t भी लिखा हुआ हो सकता है, y भी लिखा हुआ रह सकता है। तो हम बोलेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम x कुछ भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन हमेशा डिफाइन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे डोमेन लिखेंगे r, डोमेन लिखेंगे r। रेंज क्या होगा, रेंज सर 5 ही होगा। ठीक है। 5 को हम सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, हमको इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट करने वाली चीज तो है नहीं क्योंकि ये लास्ट क्लास वाली चीज है, ठीक है। डोमेन
यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट डालेंगे ना, कुछ भी इनपुट हमारे लिए आउटपुट आ रहा है। y is equal to 5 का मतलब है इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन नो मैटर व्हाट सर इनपुट गिव। यस सर थोड़ा स्लो बोलिए। एक्चुअली मैं रिवाइज करवा रहा तो आई वाज थिंकिंग कि जल्दी खत्म करते हैं। चलो सर ईयरफोन यूज कीजिएगा तो अच्छा आएगा आवाज। अच्छा ठीक है, रुको ट्राई करते हैं। अभी क्या ठीक है? पहले ही ठीक। रुको यार, संडे को मैं ना इसको थोड़ा सा ठीक कराता हूँ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हमारे जैक में हो रही है, बिकॉज जब हम डिजिटल पेन से क्लास लेते हैं तो आवाज का इशू नहीं आता, बिकॉज वी स्टे वेरी क्लोज टू द कैमरा। Okay, so as I was saying, y is equal to constant. It's a constant function, and in case of a constant function, what happens is हम जो भी इनपुट डालेंगे उसके लिए हमारा आउटपुट एक ही आएगा। ये ऐसा समझो कि मशीन में कोई भी कचरा फेंका आपको 5 रुपए मिले, ठीक है, चाहे कैसा भी कचरा फेंका आपको 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है, या फिर थैंक यू नोट लिखा हुआ रहेगा। तो इस टाइप के कांस्टेंट फंक्शंस, राइट। अब इसमें क्या है कि हमारे इनपुट के ऊपर कोई कंडीशन, ऐसा तो कोई बोला ही नहीं है कि हम अगर ये इनपुट नहीं डालेंगे, ये इनपुट डालेंगे तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए इस केस में हमारा डोमेन है आर, कुछ भी इनपुट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या है? तो रेंज मतलब क्या होता है, जो जो आउटपुट आए हैं, जो जो हमने इनपुट डाला है उस इनपुट के लिए जो अलग अलग आउटपुट आया है उसको हम कहते हैं रेंज, राइट। तो रेंज में यहाँ पे हमारा कुछ भी इनपुट डालेंगे हमारा वैल्यू आएगा 5। तो इसीलिए रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला। अच्छा, दूसरा मैंने क्या आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ाया था? क्या मैंने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ाया था? नो सर। नहीं। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? इट्स सिंपली y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। तो जो भी इनपुट देंगे वही एज एन आउटपुट बाहर निकल कर आएगा। तो अगर इनपुट 5 का दिया बाहर भी 5 आएगा, इनपुट अगर -5 का दिया बाहर भी -5 आएगा। समझ सकते हो ना, y इज इक्वल टू x। इफ x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट, तो जो भी इनपुट दोगे वही आउटपुट के फॉर्म में निकल कर आ रहा है, राइट। इसका अगर ग्राफ का बात करेंगे तो आप देखो, ग्राफ के बारे में देखोगे तो लीनियर है ना, x के ऊपर पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अब अगर हम x को पॉजिटिव रखते हैं तो y भी पॉजिटिव आएगा, x को पॉजिटिव रखेंगे तो y भी पॉजिटिव आएगा, x को नेगेटिव रखेंगे y भी नेगेटिव आएगा। तो ग्राफ सिर्फ कहां-कहां लाई करना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली में जो ग्राफ होता है इट इज एग्जैक्टली, कह सकते हो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल भी बनाता है, 45 डिग्री का एंगल भी बनाता है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। इसको देखते हुए आप सबको डोमेन एंड रेंज क्या लग रहा है? यहाँ पे क्या होगा? क्या लग रहा है डोमेन एंड रेंज क्या होगा? वेरी गुड। ऑल रियल वैल्यू। देखो क्या कहते हैं, आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग चैट में रिप्लाई करो ताकि बाकी लोग करेंगे। जब कोई एक बोल देता है ना ऑल रियल वैल्यूज, तो बाकियों के दिमाग में ऑल रियल के अलावा कुछ घटी बचती नहीं है, ठीक है। तो डोमेन, डू यू सी कि ऐसा कोई वैल्यू जिस कारण इसको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इनपुट में मान लो नेचुरल नंबर रखेंगे, आउटपुट भी नेचुरल आएगा। होल नंबर रखोगे आउटपुट भी होल आएगा। इंटीजर रखो, फ्रैक्शन रखो, रैशनल रखो, इरैशनल रखो। अगर मैं यहाँ पे रूट टू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 के आसपास होती है, तो वो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो अगर यहाँ पे 1 और 2 होता तो इसी के बीच में इस पॉइंट पे कहीं उसका वैल्यू लाई कर रहा होता, ठीक। तो डोमेन इज आल्सो R एंड रेंज इज आल्सो R। व्हाट इज R?
ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज के अंदर रैशनल वैल्यूज भी आती है एंड इरैशनल वैल्यूज भी आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। और बताना तो लास्ट क्लास में क्या करवाया था, क्वाड्रेटिक मुझे याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन याद आ रहा है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। साथ ही साथ आपको यह बताया गया था, इसमें मैंने आपको यह बताया था कि इसका जो ग्राफ आएगा वो या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, तो ये डिपेंड करेगा यार a के ऊपर। इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला, इफ a इज लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का मतलब क्या है, ग्राफ ऐसा बनेगा u के फॉर्म में, ये हमारा a ग्रेटर देन 0 का केस हो गया, और डाउनवर्ड पैराबोला मतलब ऐसा बनेगा, ठीक है। लाइट के कारण थोड़ा सा ये पार्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी दिख रहा है, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव a लेस देन 0। अब ऐसा जब ग्राफ जब बनता है, डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है क्वाड्रेटिक के केस में, एनीवन जल्दी से बताओ डोमेन क्या होता है। ऑल रियल वैल्यूज सर। तो डोमेन तो हमेशा ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, चाहे ये वाला सिनेरियो हो चाहे ये वाला सिनेरियो हो। रेंज की जब बात करते हैं तो फिर चेंज आता है, राइट, मतलब इसके लिए अलग होता है, इसके लिए अलग होता है। क्या याद है, कुछ बता सकते हो दीक्षा? इस केस में हम रेंज, इन दोनों में रेंज में क्या अंतर आता है? सर व्हेन a इज इक्वल ग्रेटर देन 0 देन इसका रेंज हो जाएगा सर -g/4 है टू इंफिनिटी। तुम दीक्षा हो? वही तो एग्जैक्टली मेरा यही अभी पूछना था। लेट अदर स्पीक यार, लास्ट में 3-4 लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे दीक्षा ने बता दिया कि इस वाले ग्राफ में क्या है कि यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं मिनिमम लाई करेगा, इसका मैक्सिमम डिफाइन नहीं है। मैक्सिमम डिफाइन नहीं है कैसे, x की वैल्यू बढ़ाओगे ना ग्राफ ऊपर की तरफ जाते रहेगा, तो इसका मैक्सिमम डिफाइन नहीं है लेकिन इसका मिनिमम डिफाइंड है। अब ये जो मिनिमम होता है, ये वर्टेक्स क्या है, आपको वर्टेक्स वर्ड यूज किया था मैंने, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो आती है दैट इज -b/4 है। सिमिलरली यहाँ पे जो मैक्सिमम होता है वो कुछ इस पॉइंट पे होगा, दैट इज अगेन -b/4 है, ठीक है। तो इसका मिनिमम डिफाइंड है -b/4 है, इसका मैक्सिमम डिफाइंड है। ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये -इंफिनिटी तक जा रहा है। तो फिर इन शॉर्ट जब बात होगी रेंज की, तो आपके दिमाग में सिंपली ये आना चाहिए कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा रेंज होगा -b/4 से लेके इंफिनिटी तक, और हमारा जब a लेस देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा एकदम क्लोज ब्रैकेट लगाना, क्लोज या ओपन क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाना है। एंड जब a लेस देन 0 होगा तो इन दैट केस हमारे पास टॉप रहता है, हमारे पास मैक्सिमम रहता है, मिनिमम नहीं रहता, तो वो हो जाएगा -इंफिनिटी से लेके -b/4 है। वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। आदर्श d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है एंड -d/2 है नहीं, वो जो वर्टेक्स होता है ना, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स होता था -b/2 है, -b/4 है। ये हमारे उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते थे। अरे वो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे -b/2 है, -b/4 है। ये क्या होता था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, मतलब दिस इज द पॉइंट, ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलता था, राइट। हाँ दीक्षा अभी बता रहा हूँ रैशनल एलिमेंट।
तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। अब आप लोगों को अगर ऐसे याद आ रहा होगा तो पॉलिनोमियल अगर आपको याद आ रहा है 9th में जो पढ़े थे, उसी पॉलिनोमियल के अंदर आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था, आपने ये मोनोमियल पढ़ा था, राइट? फिर आपने मोनोमियल पढ़ा था, या फिर लीनियर। डिग्री के टर्म्स में बात करूं तो जब डिग्री 0 होती थी उसको कहते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जब डिग्री 1 होती थी उसको कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल, जब डिग्री 2 होती थी उसे हम कहते थे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। तो ये हमारा डिग्री 0 वाला केस, ये हमारा डिग्री 1 वाला केस, ये हमारा डिग्री 2 वाला केस। तो अगर ऐसे ही करके मैं इन जनरल कोई भी एक पॉलिनोमियल लेता हूं, इन जनरल कोई भी एक पॉलिनोमियल लेता हूं, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैंने जो क्वेश्चंस कल भेजे थे उसमें से बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस भी थे। तो पॉलिनोमियल का अगर आपको याद होगा तो हम ऐसे लिखते थे p of x is equal to an x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2, ठीक है? ऐसे चलते रहता है, पावर x का एक एक करके डिक्रीज करते रहता है। उसके बाद यहाँ पे a2x square plus a1 x to the power 1 plus a0, याद आ रहा है? कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन रहता था। तो x का पावर n से x के पावर 0 तक आया, एक एक करके पावर जो है वो धीरे धीरे घटते जाता है। अब इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, साथ ही साथ हम ये लिखते हैं कि पावर x का जो पावर होता है दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर, x का जो पावर होता है दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर। इसका मतलब क्या है कि 1/x वाला कोई सिनेरियो बनता नहीं है, मतलब x जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता, हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। x टू द पावर 5 होगा, 4 होगा, x टू द पावर 100 होगा, x टू द पावर 1 होगा, x टू द पावर 0 होगा। 0 से कम नहीं होता पावर, और क्योंकि वो 0 से कम नहीं होता, यस, 0 से कम नहीं होता पावर, इसीलिए इसका जो डोमेन की बात करें, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के डोमेन की बात करें तो दैट इज ऑलवेज r, दैट इज ऑलवेज r। आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे उसके लिए आपको आउटपुट प्रॉपर्ली मिलेगा। जैसे कि याद करो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डोमेन r था, लीनियर पॉलिनोमियल ये जैसे कि आइडेंटिटी, इसका डोमेन r है। फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का भी डोमेन r है, क्यूबिक उसका भी डोमेन r रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है? कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक में क्या अंतर होता है वो हम बताएंगे। पॉलिनोमियल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, 9th वाली चीजें कुछ नया नहीं बता रहा। x का पावर कोई भी नेगेटिव नहीं आता, इवन फ्रैक्शन तक नहीं आता। x के ऊपर जो पावर रहेगा वो पावर कैसा रहेगा, तो इट विल रिमेन लाइक अ होल नंबर, एंड इफ इट रिमेन्स लाइक अ होल नंबर then it will always be defined for all values of x। कुछ भी रखो आउटपुट आएगा ही आएगा, ठीक है? कुछ भी अपने हिसाब से मान लो। मैं अगर सिंपल सा एक फंक्शन लूं, मान लो x to the power 7 minus x to the power 5 plus 3x cube और कुछ यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे ना, आपको आउटपुट तो दिख ही रहा है। किसी ने x का वैल्यू 2 रखा, उसको आउटपुट दिखेगा। x का वैल्यू कोई 5 रखा, कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 to the power 7 minus 5 to the power 5, लेकिन आपको एक आउटपुट मिलेगा, राइट? दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है? एनी रियल वैल्यू ऑफ x। अब बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन का अब आप लोगों को 8-9 में चैप्टर 8 में शायद आता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम। तो चैप्टर में हम सिंपल क्या कहते थे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, या सबसे पहले बात करें कोई भी एक टर्म कैसे बनता है। तो टर्म बनता है जब एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है? एग्जांपल 7x 5x क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके के एक्सप्रेशन है।
और फिर वही अलग अलग एक्सप्रेशन जब एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन वगैरह से जुड़े हुए हो तो उस केस में वो बन जाता था एल्जेब्रिक प्रॉपर एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, राइट। अब एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल में क्या रहता है कि अगेन इसी टाइप के एक्सप्रेशन रहेंगे बट x का पावर कैन बी एनीथिंग, x का पावर कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। अब इसी के अंदर दो कैटेगरीज आ जाते हैं, इसके अंदर दो कैटेगरीज आ जाते हैं, रैशनल एल्जेब्रिक एंड इरैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। अब रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस ऐसा मानो कि इट इज ऑफ द फॉर्म fx by gx, क्योंकि रैशनल वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में आता है any number of the form p by q and p and q are integers and q is not equal to 0. Similarly, whenever we talk about a rational algebraic function, उसके न्यूमरेटर में एक algebraic function होगा, उसके डिनोमिनेटर में एक algebraic function होगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, पावर ऑफ x जो रहेगा that will be a rational number, पावर ऑफ x will be a rational number। इस केस में क्या होगा, इस केस में पावर ऑफ x पावर विल बी irrational, ठीक है, पावर विल बी irrational, ठीक है। एक मिनट, तो मतलब इरैशनल टर्म कैसे आता था, अगर आपको याद होगा तो रूट के अंदर अगर हम उसको रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो दैट बिकम्स एन इरैशनल टर्म, राइट। रूट से अगर हम बाहर नहीं निकाल पा रहे तो दैट बिकम्स एन इरैशनल टर्म। तो रैशनल अलजेब्रिक की बात करें, थोड़ा सा मेरे को मॉडिफिकेशन करना है। रैशनल अलजेब्रिक इज एक्चुअली where fx and gx are polynomials, fx and gx are polynomials, ठीक है। ये polynomials होता था, इसमें आपको रूट x जैसा पावर देखने को मिलेगा या फिर x to the power 3/2 इस तरीके के एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दीक्षा, रेडिकल पावर, रेडिकल मतलब क्या होता है ना, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को हम रेडिकल कहते हैं। जैसे आपको पता है हम लोग रैशनलाइजिंग करते थे, हम लोग तो रैशनलाइजिंग करते थे जब हमको रेडिकल पावर्स देखने को मिलते थे। रेडिकल पावर्स मतलब रूट के अंदर रहता था, ठीक है। तो इट इज मल्टीपल ऑफ लेट्स से 1/2 1/3 वो सब केसेस, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, ये सारे जो अलग अलग रूट है इन्हीं को हम रेडिकल पावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो when it comes to a rational algebraic function, तो डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे आपको रैशनल वर्ड है तो एक न्यूमरेटर में फंक्शन होगा, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा। न्यूमरेटर वाला फंक्शन भी पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन भी पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब अब पॉलिनोमियल में पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी पावर होल नंबर होगा, डिनोमिनेटर में भी सारे x के पावर्स सारे होल नंबर होंगे। फिर इरैशनल में क्या होगा कि यू विल हैव पावर इन द फॉर्म, पावर इरैशनल नहीं बोलूंगा नॉन इंटीग्रल वैल्यू, पावर विल बी नॉन इंटीजर्स, पावर विल बी नॉन इंटीजर्स, ठीक है। अब सबके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका तो एग्जांपल क्लियरली दिख रहा है आपको, ये तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। वे इस फॉर्म में रहेगा सारे के सारे एक्सप्रेशन और पावर्स जो होंगी वो होल नंबर होंगे, ठीक है। ये पावर्स जो होंगे वो होल नंबर्स में होंगे। दिव्यांशु, व्हाट इज रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो रैशनल जब वर्ड लाया गया
तो उसे दिखाया गया कि उसका एक न्यूमरेटर भी होगा और एक डिनोमिनेटर भी होगा, राइट। तो रैशनल वर्ड बस उतना ही सिग्निफिकेंस ला रहा है। उसके एल्जेब्रिक, रैशनल एल्जेब्रिक में हम जो पावर्स रहता है दे हैव डिफाइंड इट एज कि पावर्स जो होंगे वो होल नंबर रहेंगे, ठीक है। और जब होल नंबर नहीं रहेगा, जब होल नंबर नहीं रहेगा, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज रहेगा, तो उस केस में आपको वो इरैशनल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सब का ना सिंपली आपको क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछेगा कि रैशनल एल्जेब्रिक हो गया, इरैशनल एल्जेब्रिक हो गया, इसका डोमेन क्या होगा या रेंज क्या होगा। यू विल डायरेक्टली गेट द क्वेश्चन, एक्सप्रेशंस को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे। एग्जांपल के तौर पे सर यस, आप बोले थे रेशनल अलजेब्रा में पावर आपको रेशनल हो सकता है, तो पॉलिनोमियल में तो आपको पावर केवल होल नंबर ही होता है। नहीं, वो मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, मैं देखा यहाँ पे नोट्स में, तो द पावर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल्स बोला गया, fx और gx को पॉलिनोमियल बोला गया। तो अगर वो पॉलिनोमियल बोला जा रहा है तो इन दैट केस हमारे पावर्स जो होंगे वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। जो रैशनल वर्ड लाया गया ना, जो चीज यहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि रैशनल वर्ड इज नॉट फॉर द पावर, Chat box. rational is not for the power, it is only for this, इस टाइप का एक्सप्रेशन, एक ऊपर भी फ्रैक्शन फंक्शन और एक नीचे भी फंक्शन। जैसे जब बात कर रहे थे सिंपल पॉलिनोमियल का, Chat box. पॉलिनोमियल में क्या रहता है, हाँ देख रहा हूँ आदर्श। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता। लेकिन रैशनल में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में भी आपको एक फंक्शन देखने को मिलेगा। नहीं आदर्श, रैशनल में क्या है कि इवन 3/2 इज अ रैशनल नंबर, या फिर x टू द पावर, दिस इज x टू द पावर 1/2, तो ये पावर भी रैशनल है। मतलब 1/2 की बात करें तो इट्स अ रैशनल नंबर, बट वी डोंट काउंट इट अंडर irrational algebra, we count it under irrational algebraic function। irrational function का जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन कहता है कि an algebraic function और rational function containing one or more radical powers या फिर नॉन इंटीग्रल पावर्स ऑफ x। तो इरैशनल फंक्शन का डेफिनेशन ही ये दिया गया है कि जिस भी केस में वेरिएबल के ऊपर नॉन इंटीग्रल पावर्स होंगे उन फंक्शंस को हम बोलेंगे इरैशनल फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल अगर मैंने लिखा x³ - 2x² divided by x to the power 5 - 7, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। बट यहीं पे किसी एक भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको मैं अगर नॉन इंटीग्रल कर दूं, मान लो कि ये x to the power 2 था, इसको x to the power 1/2 कर दूं, तो ये जो बन गया, this becomes my irrational algebraic function। radical दिव्या is nothing but root x, cube root, fourth root, वो मतलब 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ये सारे रेडिकल पावर्स होते हैं, ठीक है। गाइस पता चल रहा है सिंपल से दोनों में अंतर क्या है। इस केस में हर जगह आपको पावर्स जो रहेंगे दे आर सिंपल होल नंबर्स, इस केस में आपको नॉन इंटीग्रल वैल्यूज देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड व्हाट इज यस, बोलो निधि। अगर पावर -1 या -2 हो यानी निगेटिव इंटीजर हो तो वो भी एक कर लेते हैं। क्या होता है कि x³ मान लो 2 to the power -x है डिवाइडेड बाय x पावर 5 है -7 है। तो इसमें क्या हो जाता है कि फिलहाल एक चीज आपको दिख जाएगा कि ये कुछ ऐसा फॉर्म में बन जाएगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये कभी भी 0 ना हो। तो यहाँ डोमेन की जब बात करोगे तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि जहां भी आपको नेगेटिव वैल्यूज मिल जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे, तो उस केस में आप इसको बस ध्यान रखना कि ये 0 ना हो, क्योंकि फिर उस केस में ये नहीं करना कि एलसीएम लेकर हम उसको नीचे भेज देंगे। एलसीएम लेकर नीचे भेजोगे तो फिर डेफिनेशन के हिसाब से हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है। बहुत बार क्या करते हैं लोग कि इसका 1/x करके एलसीएम लेकर उसको नीचे भेज देंगे और फिर उस पे वो लोग डोमेन निकालेंगे। जैसे इसको अगर हम एलसीएम लेकर भी नीचे भेजेंगे तो आई गेट x to the power 4 - 2 divided by x to the power 6
माइनस 7x। अब ये वाला एक्सप्रेशन एंड ये वाला एक्सप्रेशन दे आर नॉट सेम ना, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, जो ऊपर वाला है और लास्ट वाला है, ठीक है। तो इस केस में हम सिंपली इसको देखकर डोमेन और रेंज की बात करेंगे। जैसे अभी फिलहाल डोमेन की बात करें, इन सबका एक एक बार डोमेन देख लेते हैं। तो यहां देखो इस केस में डोमेन क्या लग रहा है, क्या होगा, जब आपको एक सिंपल रैशनल अलजेब्रिक मिलेगा ना, जहां पे आप देख रहे हो कि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता आपको सिंपल सा ऊपर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो एक सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के केस में आप इसका डोमेन कहते हैं आर, यहाँ पे हाथ रखता और आपको सिर्फ x टू द पावर 5 माइनस 7 देखने को मिल रहा है, आप बोलते आर। लेकिन जब ये दो फंक्शन का डिवीजन हो गया, जब एक रैशनल फंक्शन की फॉर्म में आ गया, तो आप आर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज कुछ ऐसी x की वैल्यू हो सकती है जिसके कारण या जिसको पुट करने पे हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। कुछ ऐसी x की वैल्यूज हो सकती है जिसको पुट करने पे हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो उस केस में जब भी आपको एक अगर ऐसे बोलूं, जब भी आपको एक fx by gx के फॉर्म में फंक्शन मिलता है जहां पे ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो उस केस में जो डोमेन आएगा ना, दैट डोमेन विल बी आर एक्सेप्ट वो सारे पॉइंट्स जहां पे gx इज इक्वल टू 0 होता है, आर एक्सेप्ट वो वाले पॉइंट्स जहां पे gx इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल से शुरुआत करें, इसको हटाकर एकदम सिंपल से पहले एग्जांपल ले। मानो कि मैंने आपको दिया x स्क्वायर बाई x, ये वाला फंक्शन दिया। अब यहाँ पे क्या आप इसको इक्वल टू x लिख सकते हो? टेल मी यस और नो। x स्क्वायर बाई x को क्या हम ऐसे ही x लिख सकते हैं? इसको हम x नहीं लिख सकते। अगर जीरो के इक्वल नहीं हो तो हमको डालना पड़ेगा कंडीशन की x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो फिलहाल ये क्या बन गया? फिलहाल दिस इज अ सिंपल रैशनल फंक्शन। अब अगर हम x स्क्वायर की बात करें तो x स्क्वायर का डोमेन है r, x स्क्वायर का डोमेन है r। अगर सिर्फ हम x की बात करें, सिर्फ x की बात करें तो x का भी डोमेन है r। लेकिन जब हम ओवरऑल इस फंक्शन की बात करेंगे तो इस फंक्शन में हमारा क्या रहेगा? डोमेन में भी, डोमेन में हम क्या करेंगे? r में से वो केसेस हटाएंगे जिसके कारण ये 0 होगा, वो केसेस हटाएंगे जिसके कारण ये 0 होगा। तो x 0 कब होगा? जब x की वैल्यू में हम 0 पुट करेंगे x की जगह। तो इस केस में हमारा डोमेन हो जाएगा सिंपली r माइनस 0, ठीक है, सिंपली r माइनस 0। यस दिव्यांशु। नेक्स्ट एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इस केस में डोमेन क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज -2 और 2 को छोड़। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी अगर देखो, जब आपको ऐसा सिनेरियो मिलेगा जहां ऊपर वाला एक्सप्रेशन में जहां भी वेरिएबल दिखा उसके ऊपर पावर हमारा सिंपल सा होल नंबर है, ऐसा जब भी आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जहां पे ऊपर वाला पावर सिंपली एक होल नंबर है, तो उसको तो हमको देखना ही नहीं है कि उसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा पूरा फोकस होगा डिनोमिनेटर पे कि इस केस में हम r लिखेंगे, उसमें से फिर वो वाले केसेस हटा देंगे जहां पे ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा। अब x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कहां पे होगा? x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कहां पे होगा? -12। यहाँ साइड में पहले ना x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये a माइनस b इंटू a प्लस b बन जाएगा। 2 और -2 पे 2 और -2 आ जाएगा। तो हमको r में से 2 को हटाना पड़ेगा और हमको -2 को हटाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। दिव्यांशु, you need to understand कि
हमारा इनपुट वही जाना चाहिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिसके लिए आउटपुट आए। अब आप ये देखो, ये अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या आप इस फंक्शन में इनपुट के फॉर्म में 2 डाल सकते हो? इनपुट के फॉर्म में 2 डाल सकते हो? ठीक से देखो, अगर आप 2 रखोगे तो ऊपर तो 2 का क्यूब 8 प्लस 5 13 बन जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो 13/0 क्या डिफाइन होगा दिव्यांशु? डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक्स के इनपुट के फॉर्म में 2 नहीं देख सकते, यही रीजन है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मतलब हमेशा क्या करना, न्यूमरेटर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली देखना कि डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो सकता है। जैसे इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, x³ माइनस 4x, फटाफट बताओ इसका डोमेन क्या होगा? x³ माइनस 4x, इसका डोमेन क्या होगा? सर 2 को छोड़ के। बस 2 को छोड़कर। अंजन गलत है, चैट में सब कोई लिखो। अभिनव गलत है, अनिमेश सही है, दिव्यांशु गलत, नदीम गलत, निधि का आंसर सही है, रोशन का आंसर सही है, तानिया का आंसर सही है, दिव्यांशु सेम है, जवाब नहीं है, विवांश गलत है, सही आनंद कुमार। सबको जल्दी से चैट में बताओ क्या लग रहा है आपको। सही है दीक्षा, अंजन गलत, शिवम गलत, अनमोल प्रिया गलत, अभिनव गलत, आनंद राज 1 सही है, नदीम सही है, शुभम गलत, अल्ताफ गलत। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी मच सिमिलर यार। क्या चेंज किया मैंने? बस डिनोमिनेटर में एक x ज्यादा कॉमन आ गया। तो अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे, आपका ध्यान में क्या आना चाहिए? आपको अपने माइंड में ये बनाना चाहिए कि x³ माइनस 4x इक्वल टू 0 कहां पे होगा। तो दोनों में से तो सबसे पहले x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आया x² माइनस 4। अब x² माइनस 4 को हम a प्लस b इंटू a माइनस b कर सकते हैं, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। अब ये देखो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब ये 3 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो एक केस हो सकता है जहां पे ये 0 होगा, एक केस हो सकता है जहां पे ये 0 होगा, एक केस हो सकता है जहां पे ये 0 होगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। ये 3 ऐसे पॉइंट्स है या ऐसी वैल्यूज है x का जिसको पुट करने के कारण हमारा ये डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। तो जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में हम r में से इन 3 वैल्यूज को हटा देंगे। डोमेन की बात करेंगे तो r में से इन 3 वैल्यूज को हटा देंगे। ठीक है, अंजन सही है। अभी आ रही है बात समझ में? अंजन, अनिमेश समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये वाली चीज हमेशा डिफाइंड है, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर मैं सिर्फ x³ माइनस 4x की भी बात करूं ना, ये भी हमेशा डिफाइंड है, हर x की वैल्यू के लिए एक आउटपुट है। लेकिन क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसीलिए हम खाली वो वैल्यू हटाएंगे जिसके कारण हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं थोड़े से इरैशनल वाले सिनेरियोज में। ठीक है, इरैशनल वाले सिनेरियोज में मान लो अगर आपको पावर 1/2, 1/4, ठीक है, 1/6, इस तरीके से जब आपको नीचे पावर इवन मिलेगा, तो उस केस में हमको, जैसे मान लो हमारे पास है ये, या फिर हमारे पास है 4th रूट ऑफ x, जब हमारे पास है x या हमारे पास है 4th रूट ऑफ x, तो इस केस में आपको ध्यान देना होगा कि वैल्यू अंडर x कैनॉट बी नेगेटिव।
x कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन वही पे अगर हमारे पास है क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, तो इस केस में आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि x कैन बी नेगेटिव। उस केस में हम नेगेटिव वैल्यू x की कंसीडर कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस इतना ही ध्यान में रखना कि अंदर वाली चीज नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इवन पावर्स के केस में वो नेगेटिव नहीं होगी। इवन पावर्स के केस में वो नेगेटिव नहीं होगी, बस, ठीक है। Now let's quickly look into, हमने मॉडुलस फंक्शन देखा था। मॉडुलस फंक्शन हो गया y is equal to mod x। अब मॉड के बारे में आप हमने ऑलरेडी इनइक्वालिटीज इन मॉडुलस में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका जो ग्राफ होगा वो होगा ऐसा, ठीक है। सिर्फ इतना लाइन की बात करूं तो ये y is equal to x होता है, इतने लाइन की बात करेंगे तो ये y is equal to minus x होता है, ठीक है। अब देख सकते हो कि ग्राफ का कोई भी हिस्सा x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा। क्यों नीचे नहीं आ रहा? क्योंकि x एक्सिस से नीचे आने का मतलब y नेगेटिव हो जा रहा है, और y नेगेटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। इसलिए ग्राफ का कोई भी हिस्सा x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा। फिर इसका डोमेन क्या होता है? तो इस फंक्शन का डोमेन है r। हम कुछ भी इनपुट डालेंगे हमारा आउटपुट आता है। रेंज क्या हो जाएगा इसका? तो रेंज विल बी r नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 से इंफिनिटी 0 हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको एक सिंपल सा मॉड वाला एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा तो आपका डोमेन ये रहेगा और रेंज ये रहता है इसके लिए। अब आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के देता हूं। ये हमारा डोमेन, बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, जल्दी बताओ। Everyone quickly tell me in the chat box, y is equal to mod of x cube minus 3। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? जब डोमेन के बारे में बात होगी तो आपको यही सोचना होता है ना कि क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जिसको पुट करने से हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जिसको पुट करने से हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? तो ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे डोमेन हो जाएगा r। देयर इज नो वैल्यू, ठीक है। रेंज की बात करेंगे तो अल्टीमेटली आप x कुछ भी डालोगे, x में 3 कम करके उसका मॉड कैलकुलेट किया जाएगा। अब क्योंकि हमारा मॉड फाइनल आउटपुट है, ऐसा हुआ कि आपने पहले मशीन में x डाला, उस x में से 3 कम किया गया, 3 कम करके उसका मॉड निकाला गया। तो अल्टीमेटली हमारा मॉड उस केस में भी क्या नेगेटिव आएगा? कभी नहीं आएगा। तो दैट विल बी 0 टू इंफिनिटी। अनमोल 3 से इंफिनिटी वाली बात है ही नहीं। आप देखो अगर x की वैल्यू हम मान लो 2 रखा तो 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1। और उसका मॉड कितना हो जाएगा? 1। तो 1 आ रहा है ना, आपका जो रेंज है उसमें 1 नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 3 तो 3 माइनस 3 0 हो गया और 0 का मॉड 0 रहेगा। देखो इसलिए 0 काउंट कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो हमारा डोमेन है r, रेंज है 0 माइनस 0 से इंफिनिटी का। अगर मैं इसके अंदर एक मान लो कुछ ये रख देता हूं, ये बताओ और ये दोनों का डोमेन एंड रेंज बताना है आपको। दोनों का डोमेन एंड रेंज बताना है।
हिंट है, यहाँ पे कुछ गलती करोगे आप लोग, पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गलती करोगे। निधि सेकंड वाले के लिए, अच्छा सबसे पहली चीज हमने अंदर क्या दिया है, हमने अंदर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक भी पॉलिनोमियल के अंदर आता है, पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइन होता है, तो इसलिए इस केस में भी डोमेन हो जाएगा R, इस केस में भी डोमेन हो जाएगा R। अब आप में से कुछ लोग इसका फैक्टराइजेशन किए होंगे, आपने फिर वहां से रूट निकाला कि इसका रूट आ रहा है 1 और 3, लेकिन 1 और 3 से यहाँ कुछ सिग्निफिकेंस आएगा क्या? कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। आप एक्स डोमेन का मतलब है क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू, डोमेन में सारे इनपुट क्या क्या जा सकते हैं हम वो देखते हैं। तो क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसके कारण हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? तो ऐसा कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं है जिसके कारण फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन दोनों में आ रहा है। अब जानते हैं यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं लोग, यहाँ रेंज लिखेंगे 0 से इंफिनिटी, यहाँ भी रेंज लिखेंगे 0 से इंफिनिटी, लेकिन एक जगह पे गलती है, यहाँ पे गलती है। क्या गलती है, खुद पहचानो एक बार जल्दी से। ओपन इंटरवल होगा 0 पे। वेरी गुड वेरी गुड, बाकियों को भी थोड़ा सोचने दो। दिव्या, आई एक्सेप्ट 1 और 3 क्यों किए हो आप सोचो, अगर आप लिख रहे हो। अच्छा देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस केस में डोमेन आया है R एक्सेप्ट 1 और 3, R एक्सेप्ट 1 और 3। अब मेरा आप सबसे यही क्वेश्चन होगा कि जब आप ये लिख रहे हो ना, तो आप एक बार वेरीफाई कर लो। अगर देखिए आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 1 - 4 + 3 0 हो गया। 0 का मॉड आता है ना, आउटपुट आता है कि नहीं? तो हम इसको तो रख नहीं सकते, 3 पुट करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, अगेन 0 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डालना आपका गलत हो गया। अब देखो यहां पे आपको क्या चीज जाननी थी, अगर हम फटाफट एक बार वापस से इसकी बात करें, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की सर, ग्राफ। हाँ सर वहाँ पे जो सेकंड केस में रेंज डिफाइन किए वो फिर से बता दीजिए। डिफाइन, वही तो मैं बोल रहा हूँ गलत है। तो मैंने लिखा बहुतों का ये आंसर होगा, बट वो गलत है। गलत क्यों है? जो ग्राफ होती है क्वाड्रेटिक के, टोटल याद करो 6 अलग अलग ग्राफ होते थे। एक होता है ऐसा, ठीक है, दूसरा होता है इस तरीके से, एक अपवर्ड पैराबोला, दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला। एक्स को 2 पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे भी एक्स को 2 पॉइंट पे कट किया। दूसरा केस होता है जब वो एक्स को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो दिस इज सेकंड सिनेरियो। इस केस में क्या होता है, इस केस में d ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे भी हमारा d ग्रेटर देन 0 होता है। इधर क्या होता है, तो d इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे भी d इक्वल टू 0 होता है। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो 2 पॉइंट पे कट करेगा। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो उसका ग्राफ सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा। और जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है
जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उसका ग्राफ जो है ना वो कट नहीं करता है एक्स एक्सिस को, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है या एक्स एक्सिस के नीचे रहता है, वो डिपेंड किस पे करता है, ए के ऊपर। आपको पता है कि अपवर्ड पैराबोला हमेशा कब बनेगा, अपवर्ड पैराबोला हमेशा बनेगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब a लेस देन 0 होगा। तो ये आंख बंद करके ये वाला शेप हमेशा a ग्रेटर देन 0, ये वाला शेप जब a लेस देन 0। तो जब हमने आपको ये एग्जांपल दिया था तो x³ - 4x + 3, इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन है सॉरी इसका डिस्क्रिमिनेंट है 4। डिस्क्रिमिनेंट 4 आने का मतलब इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, या तो ऐसा बनता है या ऐसा बनता है। क्योंकि हमारा a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एक्चुअली में इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ एग्जैक्टली इस तरीके का बनेगा जहां पे x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया। अब अगर हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं तो आप समझो कि यहाँ का नेगेटिव वैल्यू जो है, नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव के लिए भी हमको पॉजिटिव मिलेगा, 0 के लिए 0 मिलेगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिलेगा। तो इसीलिए इसका रेंज लिखा गया 0 से इंफिनिटी। मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ये कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे हमारा x 0 है, ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे हमारा x 0 है, हमारा फंक्शन 0 को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारा y क्या है, अगर ये पॉइंट कैसा होता, दिस पॉइंट वुड हैव बीन समथिंग लाइक a, 0, ये पॉइंट क्या होता, सॉरी ये -a, 0 है और ये a, 0 है। इस केस में क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी समथिंग लाइक a, 0। इस केस में क्या होगा, ये पॉइंट होगा कुछ, दिस पॉइंट विल बी समथिंग लाइक a, b। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे y0 आएगा, इस केस में y0 आएगा, इस केस में y0 आएगा, इस केस में y कभी भी 0 नहीं आने वाला, कभी भी 0 नहीं आने वाला, ठीक है, पहला। दूसरा चीज, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन वाले ग्राफ में पहले ही डिस्कस कर लिया कि उसका रेंज क्या होगा, याद करो, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि उसका रेंज क्या होगा, याद आ रहा है कुछ? Yes. तो अगर उस कॉन्सेप्ट Yes, sir. ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, जब आपको मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में आपका रेंज आग बंद करके 0 to इंफिनिटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राफ या तो इस फॉर्म में होने वाला है या इस फॉर्म में होने वाला है। दोनों केसेस में y का वैल्यू 0 पॉसिबल है, दोनों केसेस में y का वैल्यू 0 पॉसिबल है। देख सकते हो ना, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होगा। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो ग्राफ क्या होगा, या तो पूरा x एक्सिस के ऊपर रहेगा या पूरा x एक्सिस के नीचे रहेगा। x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, और x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा तो वहां पे y0 वाला सिनेरियो हट जाता है। अब y0 वाला सिनेरियो जब हटेगा तो फिर कैसे डील करना है वो दिखाता हूं, ठीक है। गाइस, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही निकालना है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, अब हमको पता है कि इसका a जो है वो ग्रेटर देन 0, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा बनेगा, प्रॉपर्ली ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये गैप है, यहाँ पे ये गैप है। अब हमको जानना है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा, ये जानना है। इस पॉइंट से मतलब ये हमारा यहीं पे लोएस्ट वैल्यू ऑफ y मिलेगा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ ये मिलेगा x² - x + 3। आ रही है बात समझ में? क्या बताओ सबको मेरे को, ये समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे, ये वर्टेक्स पे हमको लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलने वाला है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार मेरे को चैट में कंफर्मेशन दो।
ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालना तो आपको पता है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, माइनस डी बाई 4 है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो माइनस बी स्क्वायर बाई 4 सी बाई 4 है। डी का वैल्यू है -1, ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 3, 1 -12 -11, तो हमारा वैल्यू कितना आया, 11/4 आया। व्हाट इज दिस 11/4? दिस 11/4 इज नथिंग बट ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वैसे मैंने लिख दिया, ये क्या है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो लोएस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 11/4 आ रहा है। 11/4 का मॉड कितना होगा यार, 11/4 का मॉड कितना होगा, वो 11/4 ही रहेगा ना। तो इस केस में हमारा जो रेंज आएगा निधि, दैट विल बी 11/4 से लेकर इंफिनिटी, 11/4 से लेकर इंफिनिटी तक। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारा y का सबसे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। इसके ऊपर जैसे जैसे जाओगे y तो बढ़ते जा रहा है ना, तो y इससे कभी घटने वाला नहीं है, तो ये हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू आ गया। तो वहीं पे हमारा रेंज का सबसे लोएस्ट वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है गाइस, थोड़ा सा कोशिश करो रीजन समझने की अच्छे से। इफ आई गिव यू अगर मैं आपको ये फंक्शन दूं या ये दूं, दोनों का जो अंदर जो क्वाड्रेटिक है ना, दोनों के अंदर, अच्छा देखो मैं क्यों कह रहा हूं, लेट मी शो द ग्राफ, मुझे एक बार ग्राफ दिखाने दो, ठीक है। हमने लिया था x का स्क्वायर माइनस x प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ठीक है। आप देखो ये ग्राफ को देखो, दिख रहा है ना, ये इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ग्राफ यहां से ऊपर चला गया, तो ये हमारा मिनिमम कितना दिख रहा है वैल्यू, y का वैल्यू देखो कितना है, कितना दिख रहा है बताओ, 2.7 और हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 11/4। 11/4 का वो वैल्यू कितना आएगा अगर आप प्रॉपर निकालोगे तो, वो भी कितना आएगा, 2.75, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 2.75 आया। अब इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है y का, 3 3, राइट। 2.75 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। अब यहाँ पे कुछ और दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये कितना है, 4.2 समथिंग। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2.75 से छोटा कुछ y दिखेगा क्या आपको, 2.75 से छोटा कुछ y दिखेगा क्या आपको, नहीं No, दिखेगा। sir. तो हमारा जो इसका मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, वो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, वो मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे तो आएगा ना, वो मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पे जो डोमेन लिखा गया, इसका जो रेंज लिखा गया था, वो 11/4 से इंफिनिटी तक लिखा गया, इसी रीजन से 11/4 से इंफिनिटी तक लिखा गया था। अब ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। दूसरे वाले एक्सप्रेशन का भी अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, इसके अंदर वाले -x² माइनस x माइनस 3, इसका भी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -11 ही आएगा। तो इसका ग्राफ अब कैसा बनेगा, इसका ग्राफ, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का, डाउनवर्ड डाउनवर्ड होगा। तो इसका मैक्सिमम यहाँ पे कहीं लाई करेगा,
अब जरूरी नहीं है कि वो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करे, हो सकता है साइड में जाए। तो चलो मैं आपको इसका भी ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है, यही है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा है। यहाँ पे कहीं में मिनिमम लाई कर रहा है, कितना है पॉइंट वो, -2.75। ठीक है, अब -2.75 ग्राफ दिख गया ना आपको, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, देखो ये, अगर मैं जूम आउट करूंगा, ये देखो एक्स एक्सिस के नीचे है, कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा मतलब y कभी भी 0 नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे पास किसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, हमें मिलेगा मैक्सिमम ऑफ -x स्क्वायर -x -3। यहाँ पे हमको मैक्सिमम मिलेगा -x स्क्वायर -x -3। वो कितना आएगा, अगेन -d/4 करेंगे तो यहाँ -11/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोचो कि इसके अंदर वाली जो चीज है, अंदर वाली वो लाई करेगी -11/4 से लेके इंफिनिटी तक, उसका हम लेंगे मॉड, -11/4 से लेके 47। इसके अंदर जो चीज है वो माइनस इंफिनिटी से लेके -11/4 तक लाई करने वाली है, माइनस इंफिनिटी से लेके -11/4, मतलब यहां से नीचे तक, राइट, यहां से नीचे तक, या फिर कह सकते थे माइनस इंफिनिटी से वैल्यू आते आते यहां तक आ सकती थी मैक्सिमम। तो उस केस में जब हम मॉड लगा देंगे तो मॉड लगाने के कारण हमारा रेंज क्या बन जाएगा, हमारा रेंज इसका भी बन जाएगा, इसका बन जाएगा 0 से 11/4। 1 minute, I am doing some mistake. सर 11/4 से इंफिनिटी हो एक मिनट, मैं एक कुछ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे तो वैल्यू बहुत सारी आएंगी नेगेटिव तो इससे ज्यादा होंगी। सर रेंज सेम ही होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैल्यू का क्या होगा बताओ, -11/4 हो गया, -2.75, उससे छोटा -3 आएगा। आपको समझना पड़ेगा यार कि हम उसके बाद उस पर मॉड भी लगा रहे हैं। पीछे वाला केस में क्या था, पीछे वाले केस में ग्राफ हमेशा y के ऊपर लाई कर रहा था, y के ऊपर लाई कर रहा था, तो मॉड के कारण कुछ चेंज नहीं आया। आप मॉड का जो एक्चुअल फंक्शन है उसका आइडिया समझो। मॉड x को हम क्या लिखते हैं, मॉड x को हम लिखते हैं x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन हम उसको लिखते हैं -x जब x लेस देन 0 होता है। तो जो पिछले वाला केस था ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया था, उस केस में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था, क्योंकि वो ऊपर लाई कर रहा था तो हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अब क्या है, इस केस में ग्राफ जो है वो इसके नीचे लाई करेगा, और क्योंकि इसके नीचे लाई करेगा तो हमको माइनस साइन लगाना है कहीं ना कहीं, तब जाकर आप उसका रेंज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब आप ठीक से सोचो, ये हो जाएगा -2.75, यहाँ पे -2.75 का मॉड कितना होगा, -2.75 का मॉड तो 2.75 रहेगा, इसके नीचे वैल्यू -3 आएगा। ठीक है, इसके नीचे वैल्यू -2.75 का मॉड लेंगे तो 2.75 आ जाएगा, 3 का -3 का मॉड लोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से और आगे बढ़ोगे 4 आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो मॉड है, अच्छा ठीक है, सेम आ रहा है, राइट सर सेम ही तो आ रहा है। सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा रेंज -11/4 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, हम जैसे जैसे y की
वैल्यू यहीं से नेगेटिव वैल्यू बढ़ते रहेगी और मॉड के कारण वो एक्चुअल वैल्यू बढ़ते रहेगा, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू घटते मतलब -3 -4 -5 -6 इस तरीके से चलेगा और उसका मॉड जो है वो उसे पॉजिटिव करते रहेगा। तो हमारा मिनिमम वैल्यू यहीं पे मिलने वाला है। इस एक्सप्रेशन का x² -x² -x -3 का मैक्सिमम यहाँ पे है, बट क्योंकि वो माइनस साइन के साथ आएगा तो वो मॉड के कारण फिर मिनिमम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 11/4 रखा हुआ है। तो इससे हम ये फाइनली लिख सकते हैं कि for y is equal to ax² plus bx plus c, if discriminant is less than 0, if discriminant is less than 0, then range हमेशा कहां से कहां जाएगा, -b/4 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट, बट इफ, ये तो हमारा केस ए हो गया और केस बी, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारा जो रेंज होगा दैट विल बी ऑलवेज 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है, ऑलवेज 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट लॉगरिथम फंक्शन। logarithm function. Now logarithm function y is equal to log x, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस होता है, तो आपको पता होगा कि हमने बहुत बार जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वहां पे बेस के दो अलग अलग केसेस लिए थे। एक केस हमने लिया था जहां पे हमारा a ग्रेटर देन 1 आ रहा है और दूसरा जहां पे a लेस देन 1 आ रहा है। उसके ऊपर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। सिमिलरली यहाँ पे जो ग्राफ भी बनता है वो ग्राफ दो किस्म का बनता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेफिनेशन के हिसाब से हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं निकालते, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लॉग निकालते। तो हमारा डोमेन अगर उस हिसाब से बात करें तो हमारा यहाँ पे डोमेन हो जाता है 0 से इंफिनिटी, 0 पे ओपन ब्रैकेट रहता है। तो डोमेन क्योंकि हमेशा 0 से इंफिनिटी है तो हमारा ग्राफ कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पे x नेगेटिव होता है। अब ग्राफ का एक होता है शेप ऐसा करके और एक होता है शेप ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप बढ़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस केस में क्या दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट आ रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे x आगे जा रहे हो, ग्राफ में आगे जा रहे हो, x बढ़ा रहे हो y घट रहा है। तो ये केस है जहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है और ये केस है जहाँ पे बेस लेस देन 1 है। यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे बेस लेस देन 1 है। सिंपल सी बात है यार। यहाँ पे जो भी ये ग्राफ हमेशा आपके दिमाग में कैसे क्लियर रहेगा, तो क्या होता है कि अगर हमने एक बेस लिया जो कि 1 से ज्यादा है 2, तो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम बेस के ऊपर पावर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं हमारी वैल्यू बढ़ते जा रही है। इसीलिए ये वाला ग्राफ होता है इंक्रीजिंग ग्राफ, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ।
क्योंकि जब x को बढ़ाया जा रहा है तो y में भी इंक्रीमेंट आ रही है, तो ये इसका हो गया। जब बेस लेस देन 1 आता है तो वहां पे जब हम x को इंक्रीज करते हैं तो हमारा y डिक्रीज क्यों करता है, वो देखो यार। 2 to the power 0, ये तो हमारा हो गया 1। इनफैक्ट 2 to the power क्या करें, वैल्यू को डिक्रीज करें ना, तो 2 to the power 0 हो गया 1। इसके ऊपर और कर देते हैं, 2 square is equal to 4, 2 power 1 is equal to 2, 2 power minus 1 is equal to 1 by 2 which is 0.5, 2 power minus 2 is equal to 1 by 4 which is 0.25, 2 power minus 3 is equal to, एक मिनट, आई एम डूइंग, बेस को हमको लेस देन वो लेना है ना। So let's take a base of 0.5. Half का power 0 is half. Half का power 1 is equal to 1 by 2 which is 0.5. Half to the power 2 वीडियो पॉज हो गया है। अब होस्ट अनिमेश है। बोला जाए। पढ़ाइए सर जी आप। अभी रुको, आप लॉगिन करेंगे। वीडियो गेम ही पढ़ा दे। एनीवेज अबे रुको ना, वहां से आके लॉगिन करेंगे ना, रुको ना। कर जल्दी कर। भाई यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा कट गया था, इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हो कि जब बेस 1 से छोटा होता है और उसमें अगर हम पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू डिक्रीज करता है। तो ये इसका ग्राफ है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी जो पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट ग्राफ क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका y0 होगा। ग्राफ क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका y0 होगा। अब y0 कब आता है? ये वाला सिनेरियो जब बेस के ऊपर पावर 0 लगता है तब हमको 1 मिलता है। तो ये अगर 0 लगा हुआ है तो इसको क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। तो दोनों केस में हमारा पॉइंट इज कांस्टेंट व्हिच इज 1,0। ओके, द पॉइंट इज 1,0। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉगरिथम, लॉगरिथम के केस में हमारा डोमेन विल बी ऑलवेज 0 से लेके इंफिनिटी, बिकॉज लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। बात करेंगे रेंज का, तो रेंज में क्या दिखता है? ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या फिर सिंपली बोल सकते हैं r। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, या फिर सिंपली बोल सकते हैं r। तो ये हमारा हो गया डोमेन रेंज किसका? लॉगरिथम फंक्शन का। लॉगरिथम फंक्शन के दो केसेस होते हैं, बेस ग्रेटर देन 1 होने पे ये ग्राफ, बेस लेस देन 1 होने पे ये ग्राफ। लेकिन दोनों ही केस में डोमेन और रेंज में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट लास्ट हम फटाफट एक्सपोनेंशियल ग्राफ का डिस्कशन करते हैं और खत्म करेंगे। एक्सपोनेंट इज ऑपोजिट ऑफ लॉगरिथम। एक्सपोनेंट इज ऑपोजिट ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a टू द पावर x के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो केसेस होंगे, जब a ग्रेटर देन 1 है और जब a लेस देन 1 है। अब आप देखो, अगर हम a ग्रेटर देन 1 लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज ये दिख रही है गाइस कि मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूं या पावर में नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूं, या तो पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूं या फिर नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूं। हर केस में हमारा जो आउटपुट है जो y है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा। देख सकते हो पॉजिटिव है, हर केस में यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, राइट। हर केस में पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें y नेगेटिव नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं आएगा। तो इसका जो ग्राफ रहेगा ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा। ग्राफ विल बी ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप पावर में कुछ भी रखो, पावर में कुछ भी रखो, यहाँ पे कुछ कंडीशन रहती है, a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है, and a is actually greater than 0 always. We don't define it for negative. Sorry, a not equal to 0. But a not equal to 1 रहेगा, ठीक है। Now this point is 0,1, this point is 0,1। ये जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा और ये जब बेस लेस देन 1 होगा। Now इधर डोमेन की बात करेंगे और रेंज। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला था कि दिस इज द ऑपोजिट ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ऑपोजिट ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, इसीलिए इसका डोमेन उसका रेंज होगा, इसका रेंज उसका डोमेन होगा। तो सिर्फ ऑपोजिट कर दो। जैसे कि हमने लॉगरिथम का डोमेन बोला था सॉरी उसका डोमेन बोला था 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 0। उधर का डोमेन यहाँ का रेंज बन जाएगा, उधर का रेंज यहाँ का डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ऐसे लिख देते हैं, डोमेन ऑफ लॉगरिथम इज इक्वल टू रेंज ऑफ a power x and range of log x is equal to domain of a to the power x, ठीक है। तो बस इसको यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, मैंने कल कुछ क्वेश्चन दिया था, उसमें से जिनको डाउट है वो बताए। जैसे दीक्षा चाहती है कि मैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करूं। गाइस मैं एक प्रॉपर आपको फाइल सेंड करूंगा जहां पे फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज होगा। प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। तो अगली क्लास में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर दीजिएगा उसका, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 12 एंड 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर लेते हैं। 8 में y इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाय x है। अब आप ठीक से देखोगे दिव्या, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल प्लस इनवर्स फंक्शन। याद है पिछले क्लास में हमने इनवर्स फंक्शन किया था 1 बाय x। अब एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर तो हम कुछ भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
क्योंकि अब इनवर्स फंक्शन आ गया 1/x आ गया, तो आप बताओ 1/x डिफाइन कहां पे नहीं होता, क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ गया 0 तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x कैनॉट बी इक्वल टू 0, x कैनॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो पावर बन जाएगा 1/0। 1/0 मैथ में डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक्सपोनेंशियल का तो हम कुछ भी पावर रख सकते हैं, तो इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा r एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि 0 पुट करने से ये 1/0 फॉर्म हो जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है दिव्या? दिस इज आंसर, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 नहीं है। हाँ ठीक है दिव्या, इज इट क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। अब आते हैं 13 पे, 12 में कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 है 2/(x²-4) प्लस log ऑफ x³ - और बेस है 10। ठीक है, अब आपको जब दो फंक्शंस दिए जाते हैं, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो हम यहां से डोमेन अलग निकालेंगे, यहां से डोमेन अलग निकालेंगे, और फिर आप दोनों का कॉमन डोमेन लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। ऑब्वियस सी बात है ना यार कि अगर कोई x का वैल्यू है जिसके लिए ये डिफाइन होगा और ये डिफाइन नहीं होगा, तो उस केस में हम उसको कॉमन डोमेन के अंदर नहीं लिख पाएंगे ना। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके लिए हमारा डोमेन हो जाएगा r एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 2 और -2, तो r एक्सेप्ट 2n - 2। इसकी बात करोगे तो लॉग फंक्शन है, तो बस इतना ध्यान रखना होता है कि जिस चीज का लॉग निकाला जा रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, तो कहीं ना कहीं अपन को साइड में क्या बनाना था, x³ - x ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा x² - 1 ग्रेटर देन 0। अब ये a² - b² है, तो a - b into a plus b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हम यहाँ पे लगाएंगे हम वेबी कर्व मेथड, क्योंकि तीनों लीनियर फैक्टर है, इनइक्वालिटी है। क्रिटिकल पॉइंट कितना है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 1 -1 1 0 -1, क्योंकि सारे लीनियर फैक्टर का x पॉजिटिव है, तो हमारा राइट मोस्ट इंटरवल से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलेगा। अब हमको क्योंकि ग्रेटर देन 0 उठाना था, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज उठाएंगे, तो यहाँ पे आ गया -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ध्यान दो कहीं पे भी हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, क्लोज ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर वो लगाते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन, मतलब उस केस में 0 हो जाएगा, फिर log 0 डिफाइन नहीं होता। तो इधर से हमारा डोमेन क्या आया, -1 से 0 और 1 से इंफिनिटी। अब देखो हमको इसमें से बस क्या हटाना है, हमको इसमें से 2 और -2 हटाना है, तो 2 तो कहाँ आएगा, इधर कहीं पे आएगा, राइट। -2 वो इसके लेफ्ट में आएगा, जिसको हमारा इसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसके अंदर ज्यादा है, मतलब इसके अंदर बहुत बड़ा रेंज आ रहा है, इसके अंदर छोटा रेंज आ रहा है, तो हमको पहले तो ऐसे भी दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये कह रहा है सारा नंबर उठा लेना, बस 2 मत उठाओ, -2 मत उठाओ। ये कह रहा है कि -1 से लेके 0 तक लेना, या फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक पिक कर सकते हैं। तो देखा कि -2 का तो यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं, 2 जो है वो इसके अंदर आया, तो हमारा इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, -1 से 0 यूनियन 1 से लेके 2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। तो यहाँ जो 2 का दिक्कत हो रहा था ना, उसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, 1 से लेके 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी 2 पे अगेन ओपन ब्रैकेट। तो इससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि 2 पे हमने क्लोज नहीं किया, 2 को इंक्लूड नहीं किया। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, सिंपली क्या था कि इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, फिर इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन लेना तो अपन को लॉगरिथम इनइक्वालिटीज में हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो आनंद कुमार, तान्या, इज इट क्लियर नाउ? 13 समझ में आया? यस सर। ठीक है सर। हाँ सर अगर वैसे दो एक्सप्रेशन हो यूनियन वाला, तो उसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? यूनियन वाला, यहाँ पे यूनियन वर्ड तो आएगा नहीं ना,
सर वहां पे वो जो -1, 0 यहाँ पे यूनियन अच्छा अच्छा, ये वाला, वैसा 2 एक्सप्रेशन हो तो उसका हाँ अभी देखो ये ऑलरेडी यूनियन में थे, ठीक है। अब ये यूनियन में थे, इसमें से मेरे को इसके साथ इंटरसेक्शन लेना। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, आप क्या करना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब क्या करो, इसका हम ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो ये कह रहा है R में से हमको -2 और 2 हटाना है। तो ये कहने के लिए यहां से लेके यहां तक सब चलेगा, बस इधर ओपन सर्कल और इसके ऊपर ओपन सर्कल, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने से हमको क्या पता चल गया कि हम पूरा नंबर लाइन उठा रहे थे, बस ये नहीं पिक कर रहे और ये नहीं पिक कर रहे। अब फिर इसको ड्रॉ कर लो, नीचे ड्रॉ कर लेना। तो -1 से 0 मतलब यहां से लेके यहां तक, इस पे भी ओपन ब्रैकेट है, इस पे भी ओपन ब्रैकेट है, और फिर 1 से इंफिनिटी मतलब यहां से लेके यहां, ठीक है। अगेन 1 पे ओपन ब्रैकेट। अब आपको दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो उसमें हम कहेंगे कि दोनों का कॉमन है सर। तो आप सीधा सा लाइन ड्रॉ करो, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक आ रही है बात समझ में। ये हिस्सा है जो कि ये हिस्सा है जो दोनों में कॉमन था, बट सिर्फ इसका दिक्कत आ गया। तो इसीलिए हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे -1 से 0 यूनियन 1 से लेके यहाँ पे 2 आ जाएगा इसके कारण। तो 1 से लेके 2 ओपन ब्रैकेट और फिर 2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। हो जाएगा ना? यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 इसको आप कर रहा हूं। तो y is equal to log 4 to half. तो log 4 log 2 log half x, ठीक है। अब यहां पे जब अपन को डोमेन निकालना था, हमको पता है कि log x में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अभी कहने के लिए x की जगह पे क्या हुआ, x के जगह पे ये पूरा पार्ट आ गया है कि नहीं। 4 से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसके कारण प्रॉब्लम आया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरा ही इसी के कारण दिक्कत आया ना, तो ये पूरे को हम करेंगे क्या, ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर ये सिंपली log x विद बेस 4 होता और मैं आपसे पूछता डोमेन, तो आप क्या बोलते, आप बोलते कि सर ये जो x है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब इस x की जगह पे ये पूरा पार्ट आ गया ना, तो ये पूरा पार्ट आ गया, तो दिस शुड एंटायरली बी इक्वल ग्रेटर देन 0। ये दीक्षा बोलो, दीक्षा कुछ कह रही हो? सर वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा, तो नाउ अब ये क्या दिख रहा है गाइस, दिस इज अ प्लेन एंड सिंपल लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में अगर आपको याद है तो हम लॉग को कैसे रिमूव करते हैं, हम इसको जब यहां भेजेंगे तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक से याद करना, if log x with base a is greater than b, log x with base a is greater than b, तो अगर a greater than 1 होता है, बेस अगर greater than 1 होता है, तो हम log रिमूव करते हैं, a यहां चला जाएगा, तो x is greater than a to the power b हो जाता है। एंड जब बेस लेस देन 1 होता है, कल लॉगरिथम का टेस्ट है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना, और जब बेस लेस देन 1 होता है और उस केस में भी अगर आप a को यहां भेजना चाहते हो, तो आपका x क्या आता है, आपका x लेस देन a टू द पावर b। दोनों केस में a टू द पावर b आएगा, दोनों केस में log हटेगा, दोनों केस में x अकेला रहेगा। लेकिन जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं होगा, और जब बेस लेस देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। ग्रेटर था तो लेस हो गया, लेस होता तो ग्रेटर देन बन जाता, ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा।
समझ में आ रहा है ना कि इसलिए लॉगरिथम को भी हमने क्यों पहले पढ़ा था, क्योंकि उसका यूज हर जगह होता है। अब यहाँ पे 2 को यहाँ जब भेजेंगे हम लोग तो अंदर वाली चीज तो बच जाएगी, अंदर फिलहाल ये है। अब 2 को यहाँ भेजेंगे तो 2 to the power 0 बन गया, और क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको जब हम यहाँ भेजेंगे, हाफ को यहाँ भेजोगे अगले स्टेप में, तो यहाँ हमारे पास तो बचेगा सिर्फ x, और हाफ को वहां भेजा तो बना हाफ टू द पावर 1। अब क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो साइन क्या हो जाएगा, साइन पलट जाएगा। ग्रेटर का साइन था तो लेस हो गया, तो फाइनली यहाँ से क्या आया, x आया लेस देन हाफ। अब जल्दी जल्दी में कुछ स्टूडेंट का आंसर आएगा, सर आंसर इज x लेस देन हाफ, लेकिन मैं बोलूंगा कि यार एक log x दिख रहा है, और log x दिख रहा है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये भी ध्यान रखना होगा कि x लेस हाफ तो उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा है, लेकिन इसको देखो, इसको देख के क्या लग रहा है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं। इसको देखने के साथ साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन हाफ, दोनों को सेटिस्फाई करना है, दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। एक कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है हाफ से कम होना चाहिए, दोनों का कॉमन आंसर क्या दिख रहा है, 0 से हाफ। इसीलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या दिया था, मैंने दिया था 0 से हाफ, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। बोलो समझ में आया, आया समझ में आप सबको? यस सर। ठीक है, अंजन क्वेश्चन नंबर 6, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इस पार्ट पे लिख देता हूं। 6 में ये दिया हुआ रूट ओवर 1 माइनस लॉग एक्स विद बेस 10। अब अंजन जब आपको ये फंक्शन मिला, ठीक है, यस सर। लॉग के अंदर का एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले आपको आउट बंद करके क्या करना चाहिए, लॉग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0 सर। फिर इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये हमको दिखेगा log x विद बेस 10 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बन गया, इसको यहाँ भेजोगे तो x कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 1। तो फाइनली कितना बना, x लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन log x दिख रहा है, log x दिख रहा है तो साथ ही साथ क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। Yes, sir. ग्रेटर देन 0, ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 10, तो फाइनली इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, ओके सर। 10 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यस सर। और किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? सर ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड किए हैं, उसको बस हिंट कर दीजिए ना थोड़ा सा। ठीक है, वो मैं सॉल्व करके भेजता हूँ, यहाँ पे मैं सेशन को एंड करता हूँ फिर। नो सर हिंट कर दीजिए, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, एंड करता हूँ यहीं पे।